हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस राह। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक, बढ़िया, चकाचक। आ गया हूँ वापस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एसर्शन लेसन लेकर आऊँगा। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं, एक मिस्ट्रियस बात कि पिछले साल 2022 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो उसका एसर्शन रीजन भी तो नहीं आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एज यू नो डैट वेरी वेल। तो इस बार कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन है, तो एसर्शन रीजन आएगा। एसर्शन रीजन लेकर आया हूँ मैं। आज का सेशन बहुत अच्छा चलने वाला, बहुत मज़ा होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा बच्चा जितना भी जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसे अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें बता रखा हूँ। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा मीन्स बोले सेशन, जो उसका जो भी टॉपिक है वो टोटल कंप्लीट करा दिया हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छा से देखते हैं, आप बिना स्किप किए हुए समझते हैं आप, तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपके फाइनल 2023 में। मिस उसी बच्चे का होता है जो इधर उधर भाग रहे हैं, जो या कंसंट्रेट नहीं, बस आए टाइम पास किए चले गए। क्योंकि भाई साहब, मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैंने बता रखा कि टाइम पास करने का टाइम नहीं। अभी समय लगाओ किसी एक जगह पे और हल्ला बोल, एकदम हल्ला बोल दो, बिल्कुल उस तीर के कमान के जैसा कि जब किसी पे निशाना लगाया जाता है तो उसे पीछे की ओर खींचा जाता है। जैसे शेर जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो पीछे की ओर जंप करता है, तो चलो मैं आपके साथ हूँ। मैं देखते हैं कि कैसे ये कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आइए, चलिए देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रीजन कैसा होगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन रखा हूँ मैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एसर्शन एंड रीजन। माय डियर स्टूडेंट, एसर्शन रीजन का जैसा टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले, कि एसर्शन रीजन में एक ही तरह का पैटर्न होता है, एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे जो 4 कंडीशंस लिखे हुए हैं एसर्शन रीजन का, ये 4 कंडीशंस जो है हर एग्जामिनेशन में, अगर उसमें एसर्शन रीजन पूछा गया है, तो वो एसर्शन रीजन जो है, यही क्वेश्चंस, यही पैटर्न, यही ऑप्शन होंगे, चेंज नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पे मैं एक बार और रिकैप कर देता हूँ। मैं पिछला वीडियो मैंने आपको बता रखा है लाइव प्रोसेस का, इसमें भी एक बार और रिकैप कर देता हूँ मैं कि ऑप्शन नंबर डी तभी सही होगा माय डियर, जब एसर्शन फॉल्स होगा। तो अगर आप एसर्शन रीजन पढ़ते हो और एसर्शन फॉल्स है, तो रीजन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया है? तो ऑप्शन आपका डी होगा। और ऑप्शन नंबर सी तब होगा जब आपका एसर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। मीन्स यहाँ पे दोनों को पढ़ने की आवश्यकता है। एकदम बहुत अच्छा समझना, क्योंकि ये सेशन, ये जो टॉपिक, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्योंकि ये पिछले बार एसर्शन रीजन नहीं दिया था, इस बार देगा ज़रूर। ये ऑप्शन में मत रखना कि देगा तो देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा चलने नहीं जा रहा है, एकदम नहीं। नो नो रिक्स, नो रिक्स, इसमें रिक्स मत लेना आप लोग। बी ऑप्शन कब मारेंगे माय डियर? जब एसर्शन और रीजन दोनों सही होगा, मीन्स ट्रू, बट एसर्शन किसी और सेंटेंस के बारे में बता रहा होगा और रीजन किसी और सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा होगा, बट दोनों सही होगा। और जहां तक ए की बात करते हैं, ए तब सही होगा, बस ए बी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, कि एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट एसर्शन की बात रीजन एक्सप्लेन करेगा माय डियर। एसर्शन की बात रीजन एक्सप्लेन करेगा, बताएगा उसको कि हाँ, एसर्शन में कौन ऐसा कीवर्ड है जिसको समझने की जरूरत है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया सबको पैटर्न? बहुत अच्छा से समझ लीजिए, इसको रिकैप कर लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, अभी क्योंकि आपको पता है सेशन रीजन में ऑप्शन नहीं होते हैं ना, एज यू नो डैट कि एमसीक्यू में बहुत सारे ऑप्शन होते थे, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 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 पूरे एनर्जी के साथ टॉपिक को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेशन लिखा, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल। आपको पता है इंसुलिन का काम क्या है भाई, ब्लड शुगर लेवल को क्या करना, कंट्रोल करना। ये बात समझ में आती है, बात आप लोगों को क्लियर है ना। और इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, मतलब कि यहाँ पे इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो डायबिटीज हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे इंसुलिन की सिक्रेशन होने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्लियर है, कितना आसान है, कितना आसान है, समझ रहे बात। ऊपर में इंसुलिन के बारे में बताया कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, एंड नीचे में बता रहा है कि अगर उसका इनसफिशिएंट सेक्रेशन होता है तो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि पहली बात जो बताया जा रहा उसी के बारे में रीजन एक्सप्लेन कर। पॉइंट नंबर 2, क्या भाई पॉइंट, एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुली, स्टिमुली मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके, जैसे सुनना, साउंड को सुनकर आप जवाब देते हैं, या कोई स्किन को टच करता है तो आप जवाब देते हैं, किसी को चीज़ को देखकर आप जवाब देते हैं, किसी चीज़ को स्मेल करके आप जवाब देते हैं, किसी चीज़ को आप टेस्ट करके जवाब देते हैं। तो ये एनिमल ऐसा करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा मीन्स एसर्शन जो होंगे वो सही होंगे। ऑल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हॉर्मोन्स, एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन डिफरेंट वेज, all animals have a nervous system and an endocrine system। my dear student, यहाँ पे बात हो रहा है कि एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वो स्टिमुली को क्या करेंगे, रिएक्ट करते हैं। क्यों, इसलिए कि ऑल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम, सबके पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के बेस पे, और उसमें एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हम हार्मोन की बात करेंगे। इसी दोनों की वजह से, समझ रहे बात, यहाँ के बोले डिफरेंट वेज तरीके से, इसी दोनों की वजह से ये क्या होंगे, उस इन्वायरमेंट को है ना क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि डिफरेंट वेज बता रहा है। क्योंकि अकेले नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, अकेले नर्वस सिस्टम कभी भी किसी भी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स नहीं दे सकता, इट विल इन्वॉल्व विद द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द स्टेम। मीन्स कि ऑक्सिन का जो, ऑक्सिन हार्मोन का जो इफेक्ट है रूट्स में और ग्रोथ में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बोला कि ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट, डिक्रीजेज द ग्रोथ। यहाँ पे देखो बात, यहाँ पे डिक्रीज लिख कर ये गड़बड़ कर दी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि ऊपर में साफ लिख दिया है कि दोनों है ना। रूट ग्रोथ बोले द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कि एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीजेज द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट, उल्टा बोल दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि रूट में ग्रोथ जो है, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सिन हार्मोन इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कि रूट कम बढ़ता है, शूट ज्यादा बढ़ता है। तो शूट में या स्टेम में ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए और रूट में स्टेम, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए रिसेप्टर्स is a specialized group of cells in a sense organ that perceive a particular type of stimulus। means एक ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स टिश्यूज में, जैसे मान लीजिए आपके स्किन में या आपके नेसल पैसेज में या आपके टेस्ट बर्ड में या आपके रेटिना में या आपके ईयर ड्रम में एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो परसीव करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। वो सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो साउंड वर्ड्स जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं, वो सब रिसेप्टर क्या करते हैं। और रिसेप्टर क्या है माय डियर, पढ़ चुके हम लोग, रिसेप्टर इज द न्यूरॉन, स्पेशल न्यूरॉन है, जैसे फोनो रिसेप्टर, कान के लिए फोनो रिसेप्टर, आइज के लिए फोटो रिसेप्टर, टेस्ट के लिए गस्टेटो रिसेप्टर है ना, आपके जो स्किन के लिए थिग्मो रिसेप्टर। एंड डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिक्टेटिंग स्टिमुलस।
अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अलग बात हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द रिसेप्टर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हो रहा है। इसलिए दोनों सेंटेंसेस सही है, दोनों सेंटेंसेस सही है, बट दोनों सेंटेंसेस अलग अलग चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी से किसी को रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोन इज द रीजन ऑफ नर्व फाइबर। साइटोन मीन्स सेल बॉडी, याद रखेंगे, यहाँ पे सेल बॉडी मैं लिख देता हूँ मैं, और ऐसे भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ मैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, है ना, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए भाई, यहाँ पे आपको बता दो, मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन सेक्शन एंड दिस इज द नर्व। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से नहीं लेता, बल्कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन लेता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एसर्शन ये गलत है। देन ऑप्शन नंबर डी, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दे दिया। समझ रहे बात, पॉइंट समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि अगर एसर्शन गलत है तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर, एकदम बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कमेंट्स कीजिएगा जरूर से आप लोग, है ना, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, मेरा मिस्टेक, मेरी कमी को बताइएगा आप लोग जरूर, कि कहीं पे कमी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा, या आपको कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, नर्व इम्पल्स। इम्पल्स समझते हैं ना, न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जाते हैं इम्पल्स बोलते हैं। इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट, इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट 6 नंबर का बता रहे, ठीक है ना, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट चलता है, ठीक है, समझ में आ गया बात। इन अ नर्व इम्पल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल विच स्प्रेड डाउन द नर्व फाइबर। मीन्स क्या बोला कि इन नर्व इम्पल्स में एक चेंजेस होते हैं, इन रेस्टिंग पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स रेस्ट एनर्जी को पोटेंशियल, विच स्प्रेड डाउन द नर्व फाइबर। मीन्स कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई बात आपके कान तक जा रहे हैं, तो कान के अंदर ईयर ड्रम में प्रेजेंट फोनो रिसेप्टर का डेंड्राइट जो है उस इंफॉर्मेशन को, उस वर्ड्स को, उस लेटर्स को, उस सेंटेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा एंड मेक द इलेक्ट्रिकल केमिकल इवेंट। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक सब्सटेंस को बनाएगा, है ना, और ये सब्सटेंस पूरे नर्व फाइबर में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे नर्व इम्पल्स के बारे में ही बता रहा है कि हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन। सो योर आंसर विल बी ए, ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा। द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज CNS, ऑल्सो नोन एज, क्योंकि आप जानते हैं, यू नो दैट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर कॉल्ड द CNS, है ना, ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, देन इट्स ओके, इज ओके। 7 नंबर, तो ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है? नहीं, ब्रेन एंड स्पाइनल नोड दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ब्रेन को भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं कहा जाता है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द वॉलेंट्री एक्शंस। यहाँ पे मेरा जो है रीजन भी गलत है, क्योंकि CNS कंट्रोल रेगुलेट द वॉलेंट्री एक्शंस, यहाँ पे जो मेरा जो रीजन जो है ये भी गलत है, और मेरा जो एसर्शन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, द स्पाइनल कॉर्ड हैड 31st इन नंबर। स्पाइनल कॉर्ड में 31 होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व निकलते हैं ना, क्योंकि आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रल कॉलम वो 31st होते हैं, इसलिए वहां से 1 पेयर मीन्स हर एक बोन के बाद एक पेयर ऑफ नर्व मीन्स नर्व निकलते हैं, वो टोटल मिलाकर 31st होते हैं। स्पाइनल नर्व्स हैव सेंसरी न्यूरॉन इन देम। स्पाइनल नर्व में केवल सेंसरी न्यूरॉन ही होते हैं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, उसके अंदर मिक्स न्यूरॉन भी होते हैं, इसलिए ये रीजन गलत है। योर आंसर विल बी सी। क्लियर हो गया पॉइंट, क्लियर हो गया पॉइंट, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये एक अलग सा कुछ क्वेश्चन है, तो इसको मैं लेकर आ रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से मैं आ रहा हूं मैं। वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ अगरबत्ती। ये क्वेश्चन NCERT में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम लोग अगरबत्ती के स्मेल को सूंघते हैं, जब वो जलाया जाता है तो हम उसको सूंघते हैं, ठीक है, ये बात सही है ना, सही है ना, सही बात है। उसके बाद लिखा गया है
स्मेल इज डिटेक्टेड बाय द फोनो रिसेप्टर। तो यहाँ पे पहला बात यह गलत हो गया भैया, फोनो रिसेप्टर नहीं करता है। कौन करता है? स्मेल को सूंघने के लिए कौन करता है भाई? वो होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, याद रखिएगा ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से, इसलिए आपका ये आंसर गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा ये सब चीज। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन प्लेज अ सेकेंडरी रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन आवर हैंड टचेज अ हॉट प्लेट। बोला गया कि सही बात है ना, ये हम लोग वी नो दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग पढ़ लिए। रिफ्लेक्स एक्शन में ऑलरेडी स्टडी किया गया, बताया गया क्या भाई, व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट आवर हैंड कम्स बैक विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे हुए हमारा हाथ पीछे आ जाता है। ये कौन करता है? ये करता है स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन को ये बात बाद में पता चलता है, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। किसको दे दिया भाई? ब्रेन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया? ब्रेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, भैया मेरे पास बहुत सारे वर्क है, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, सो यू डिक्रीज और माई वर्क, दैट आई हैव ओवरलोड, दैट वाई यू बैलेंस और टेक केयर द सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन को आप टेक केयर कीजिए, इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड करे। क्लियर हो गया पॉइंट? ये इसका मतलब ये सही है। इन रिफ्लेक्स एक्शन द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड दैट सेंड द रिस्पॉन्स, द एक्शन इज जस्ट रजिस्टर्ड इन सेरेब्रल ब्रेन जस्ट फॉर मेमोरी। मतलब कि जो काम हुआ होने के बाद, ध्यान सुनिएगा, जो काम हुआ होने के बाद ये सारे मैसेजेस ब्रेन में चले जाएंगे और पता चल जाएगा, ब्रेन क्या करेगा कि पता चल जाएगा कि हाँ ये जो चीज़ हुआ वो अच्छा था या बुरा था, उसको एज अ मेमोरी इट विल यूज इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, इसको मेमोरी के जगह पे सेव कर लिया जाएगा कि जला तो कितना जला, कुत्ता काटा, कुत्ता दौड़ाया, या कोई भी ऐसे सडन एक्टिविटी अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था या नहीं था, ये बाद में ब्रेन क्या करेगा, उसको सेव करके रख लेगा फॉर द फ्यूचर यूज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होंगे, क्योंकि ब्रेन यहाँ पे जो बात रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है और ब्रेन का सेकेंडरी फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेन क्या कर रहा है, पहले रिफ्लेक्स एक्शन हो जा रहे, रिस्पॉन्स हो जा रहे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स टू इट, है ना। एंड आफ्टर दैट दिस मैसेज इज गोज टू द ब्रेन फॉर द मेमोरी यूज इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए यूज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। न्यूरॉन्स रिले मैसेजेस अक्रॉस द जंक्शंस एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। क्या बोला गया? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोला गया न्यूरॉन मैसेज को देता है कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया, मैं डायग्राम थोड़ा देख लीजिए आप। मान लीजिए दिस इज द न्यूरॉन एंड दिस इज द नर्व एंडिंग एंड आफ्टर द हियर आल्सो अ न्यू न्यूरॉन, और ये फिर एक नर्व एंडिंग। ये जो गैप है ना, ये गैप को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। इस नेम इज सिनैप्स, है ना। और यहाँ पे ये मैसेज को क्या करता है, निकाल कर यहाँ पे छोड़ देता है, ताकि दूसरे जो न्यूरॉन है वो उसका डेंड्राइट मैसेज को फिर से रिसीव कर लेता है एंड देन नर्व इंपल्सेस जो है ट्रैवल करते जाता, जैसा आप जानते हो। नेक्स्ट, द जंक्शन और गैप बिटवीन इज कॉल्ड द सिनैप्स। A terminal ending electrical signal released neuron transmitter as a chemicals. मीन्स यहाँ पे क्या बोला माय डियर से, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? द जंक्शन, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, द जंक्शन, तीसरा नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, द जंक्शन और गैप बिटवीन इज कॉल्ड द सिनैप्स। बात समझ में? द जंक्शन और गैप बिटवीन। अब देखो यहाँ पे बिटवीन एक के बाद यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बात लिखी, बिटवीन न्यूरॉन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे न्यूरॉन छोड़ दिया, तो बिटवीन क्या इज कॉल्ड सिनैप्स। किसका बिटवीन नहीं पता यहाँ पे, है ना। और एट टर्मिनल एंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस ये सही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस में न्यूरॉन को छोड़ दिया गया, इसलिए आंसर गलत, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा ना? ध्यान से स्किप मत करना, वीडियो को स्किप करेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। मैं चैलेंज करके बोल सकता, कभी समझ में नहीं आएगा। और थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, तो पूरा का पूरा खोपड़िया में घुस जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एकदम बहुत अच्छा से समझना। यहाँ पे फिर से देखना, अ न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन बोथ डायरेक्शंस, है ना। बोला कि एक न्यूरॉन जो है मैसेज को बोथ डायरेक्शन पे, भैया पहले ही गलत बोल दिया है, की तो गलत ही है ना।
ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग, क्योंकि न्यूरॉन ऑलवेज मैसेज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द डेंड्राइट टू द नर्व एंडिंग। बेवकूफ वाला बात करता है ये, है ना। वो डायरेक्शन बोल के कैसे बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। 5, टचिंग मी नॉट, नाम सुने हैं, छुई मुई। ड्रॉपिंग लीव्स अकर व्हेन इट टचिंग। सही है ना, सही है ना, सही सही सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जैसे छूते हैं तो हम उसके उस जैसे किसी छुई मुई को, टच मी नॉट प्लांट को जैसे टच करते तो उसका लीफ जो फोल्ड हो जाता है, ड्रॉप कर जाते, गिर जाते हैं। प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ये बात बिल्कुल सही है, क्यों पानी का भाप जो इवोपरेट हो जाते हैं, पानी के भाप टोटल क्या होता है, उड़ जाते हैं ऊपर में। अच्छा, पानी के भाप उड़ जाएगा तो क्या होगा, स्टोमाटा सॉरी उसके जो लीफ के जितने भी सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और सारे लीफ, समझिए बात, ड्रॉप कर जाएंगे। और जब ड्रॉप कर जाएंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ड्रॉप करता है, यहाँ पे बता रहा है ड्रॉप क्यों करता है। समझ में आ गया बात, किसी को बताना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट टुवर्ड लाइट, मींस फॉर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट टुवर्ड लाइट्स। फोटो मींस होता है लाइट के तरफ, और यहाँ पे जो भी मूवमेंट करेगा, तो कौन मूवमेंट करेगा भाई, स्टेम। कौन मूवमेंट करेगा भाई, लीफ, क्योंकि लीफ हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन, अब यहाँ पे सवाल होता है कि ये मुड़ता है लाइट की तरफ में, यहाँ पे बात हो रहा है कि लाइट की तरफ में वो मुड़ता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ प्लांट द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द सनी साइड ऑफ द शूट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स सेल्स टू ग्रो लॉन्गर एंड स्टेम अपीयर्स बेंडिंग टुवर्ड द सनलाइट। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा आप लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट। अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं किया है यहाँ पे कि किसका, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी प्लांट के स्टेम में, यहाँ पे वी कैन कॉल इट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का इस सेशन में एक्सप्लेनेशन, नीचे में फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेनेशन। आपको ऐसा लगेगा कि नीचे वाला ही एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले को, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन ये सोचना एकदम गलत 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 होगा। याद रख लेना, खोपड़िया खोल के दिमाग में डाल लो, क्योंकि आपको लगेगा, मन करेगा कि यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा बबुआ, ध्यान रखिएगा आप, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखा गया एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट हार्मोन को इसको ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है माय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लोरिंग। गलत। एब्सिसिक एसिड जो है फ्लोरिंग के लिए है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। यहाँ सुनिएगा बढ़िया से, एब्सिसिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर। अब यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, क्योंकि क्या ये गलत हो सकता है, जब एक बात को यहाँ पे समझिएगा, मैं इस गलत को, जब मैंने अभी गलत बताया उसको मैं सही कर दूंगा, और आप भी मानने पर तैयार हो जाएंगे कि यस सर, आप जो बोल रहे हैं वो राइट है, राइट है, राइट है। कैसे भाई, क्योंकि जब आप कोई भी प्लांट को देखिएगा, मीन्स जो भी सीजनल प्लांट है, जैसे मान लीजिए आप कॉलीफ्लावर ले लो, फूल गोभी ले लो, आप फूल गोभी आप ले लो, है ना। या फिर कोई भी ऐसा प्लांट, जैसे मान लीजिए आप मस्टर्ड का ले लो आप, या फिर आप जो गार्ड ले लो, आप पम्पकिन ले लो आप, ये जितने भी पौधे हैं, इस पौधे में अगर फूल नहीं आता है, जब तक फल नहीं आता तब तक इसमें ग्रोथ रेट बहुत स्पीड होता है। ये बात मानते हैं आप कि नहीं मानते। जब फल आना शुरू हो जाएगा तो ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करने के लिए एब्सिसिक एसिड की आवश्यकता है, और इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। यहाँ पे फ्लावर का उगाने में एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, ये बात भी सही है, और एब्सिसिक इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये बात भी सही है। लेकिन फ्लावर क्यों इनहिबिट मीन्स ग्रोथ हो रहा है, ये बात रीजन में एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अगर हम इनहिबिटर बोलेंगे तो फ्लावर को हम यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा माय डियर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा लगा मेरा मजाक।
कैसा लगा? पहले मैंने बोला कि ये गलत है, भी बोल रहा सही हूँ मैं, क्योंकि आपको बता दिया एक्सप्लेन करके कि अगर किसी प्लांट में लीफ उग रहा है या लीफ बढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने फ्लावर, जैसे फ्लावर आएंगे तो ग्रोथ रेट स्टॉप हो जाता है, और हम जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोक देता है। ये हम आपको ऑलरेडी कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन हार्मोन में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लेके चलते हैं हम आपको तीसरे क्वेश्चन के तरफ में। जो तीसरा पैटर्न है मेरा क्वेश्चन का, ये दो क्वेश्चन हो गया, 7 का पैटर्न, 7 और 8 का पैटर्न मीन्स 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ थर्ड नंबर पैसेज लेके आ रहा हूं मैं। अब ये 25 का सेक्शन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर ब्रेक ले लो, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताते हैं। नाउ सेक्शन नंबर सी, assertion. A person has lost most of his intelligence. एक आदमी का इंटेलिजेंस ही जो है वो समझ नहीं रहा, बूढ़ा हो गया मान लीजिए। मेमोरी, जजमेंट, डिसाइड नहीं कर पाता, याद नहीं रहते हैं, कोई भी चीज को सोच नहीं पाता बहुत अच्छा से। तो इसको क्या हुआ होगा? ए पर्सन हैज गॉट अ ट्यूमर सर्जिकली रिमूव्ड विच हैज लिकोटेड इन द सेरेब्रम। बोला गया कि उसका मेमोरी लॉस हो गया, या उसका इंटेलिजेंस ही लॉस हो गया, या फिर वो डिसीजन जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे पा रहे, कोई भी चीज को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को एक ट्यूमर हो गया था और सर्जिकली उसका रिमूव कर दिया गया था, और ट्यूमर सेरेब्रम होता, सेरेब्रम इज द पार्ट टू कंट्रोल द इंटेलिजेंस, मेमोरी और जजमेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम बहुत अच्छा मजा आएगा, ध्यान से सुनना। नर्व कंडक्शन इज द ऑन वे कंडक्शन, मीन नर्व कंडक्शन जो है ये वन वे कंडक्शन है। वन वे मतलब क्या होता है? ये एक ही तरफ, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे वहां पे ना, वन वे है, वहां पे टू वे लिखा गया था, मैंने रॉन्ग कर दिया था उसको, है ना। ये वन वे कंडक्शन है। और नर्व इंपल्स ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टू ऑक्सिन टर्मिनल अक्रॉस अ सिनेप्स। लीजिए बोला कि सिनेप्स को क्यों घुसा दिए भाई यहाँ पे? बोला कि नर्व इंपल्स ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टू द एक्सोन टर्मिनल एक्रोस सिनेप्स, एक्रोस सिनेप्स होते हुए नहीं नहीं नहीं, नर्व एंडिंग तक, उसके बाद वो सिनेप्स आते हैं। यहाँ पे एक्रोस बोलकर ये फंस गया, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? चलिए C4 काट डालो। चलिए डी, क्वेश्चन नंबर 3, नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर सेड टू बी अ सेंसरी नर्व। अब एक बात को यहाँ पे समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, कि नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इस सेंसरी नर्व बोलते हैं। ये कौन किताब में लिखा हुआ भाई? ये कहाँ पढ़ लिए आप भाई? उसको हम लोग स्पाइनल नर्व बोले थे, दिमाग में है घुसा हुआ, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। और यहाँ पे हो गया रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, यहाँ पे हो गया रॉन्ग और ऑप्शन नंबर डॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब डी हो ही गया तो फिर आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द cranial nerves are said to be mixed nerve. All the cranial nerves are said to be mixed nerve. अब ये mixed nerve क्या है भाई? तो सुन ले जरा सा। mixed nerve का मतलब होता है जिसमें सेंसरी नर्व और क्रेनियल नर्व दोनों मिक्स होना चाहिए, मीन्स स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व दोनों नर्व मिक्स होगा, देन वी कैन कॉल इट द मिक्स नर्व। इसलिए यहाँ पे केवल क्रेनियल नर्व लिखा, ऑल क्रेनियल नर्व। तो मेरे ख्याल से यह आंसर क्या होना चाहिए? रॉन्ग, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दैट मीन्स डॉन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट ऑन अ मोटर एंड प्लेट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मीन्स मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज को ट्रांसमिट करता है कहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बिकॉज मोटर न्यूरॉन कंडक्ट द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। ठीक है ना, याद रहेगा आपको, ब्रेन से स्पाइनल कोर्ड से होते हुए कहाँ पहुंचा देगा? मसल्स के पास में। अब लिखा गया मोटर एंड प्लेट, इन प्लेट समझे जहाँ पे वो जाके बैठेगा, एक्ट एज अ रिसेप्टर। ये हो गया गलती भैया, रिसेप्टर यहाँ पे कैसे हो गया? रिसेप्टर में जो रिसीव करेगा मैसेज को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, रॉन्ग हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे कट कर दो और C4 कट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
कितना आसान है, समझ रहे कितना आसान है, एकदम मजा आ रहा है। नर्व इम्पल्सेस आर कैरिड फ्रॉम द गस्टेटो, नर्व इम्पल्सेस आर कैरिड फ्रॉम द गस्टेटो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। गस्टेटो सेल्स ऑफ टेस्ट बर्ड टू द ब्रेन, मींस नर्व इम्पल्स जो है आर कैरिड फ्रॉम द गस्टेटो सेल्स, गस्टेटो सेल्स मींस रिसेप्टर है ना, ये गस्टेटो रिसेप्टर मैंने बोला ना। तो ये क्या किया, टेस्ट बर्ड से मैसेज को, टेस्ट को लिया और कहाँ पहुंचा दिया, ब्रेन को। क्लियर है। टेस्ट सेंटर इन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग द टेस्ट सेंसेशन। यहाँ पे 6 नंबर क्या बोल रहा भाई, बोला गया कि फिर से समझिए, नर्व इम्पल्स आर कैरिड फ्रॉम गस्टेटो सेल्स ऑफ टेस्ट बर्ड टू द ब्रेन। ब्रेन में क्यों लेके गया, क्योंकि ब्रेन में एक पार्ट है जो सेरेब्रम हिस्सा पे है, वो क्या करता है, टेस्ट का सेंसेशन को करता है, इसलिए वहां तक पहुंचाता है। इसलिए यहाँ पे जो गस्टेटो रिसेप्टर का ब्रेन तक पहुंचना, गस्टेटो रिसेप्टर का ब्रेन तक पहुंचना, क्यों, क्योंकि ब्रेन में टेस्ट सेंसेशन है, ताकि पहचान पाए कि वो क्या चीज खा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल मोटर न्यूरॉन आर इफरेंट न्यूरॉन, ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर, या समझ रहे बात, इफरेंट न्यूरॉन समझते, देखो एफरेंट और इफरेंट, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट मीन्स हो गया कि ब्रेन से वापस आना, और एफरेंट मीन्स होता है ब्रेन तक जाना। मीन्स मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन, याद रखिएगा। या इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम जरूर से ले लीजिएगा। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन। क्लियर है। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कोड टू द, मोटर न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गलती, स्पाइनल कोड से ब्रेन कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा, बेवकूफ बनाते हो। इसलिए ये हो गया C4 कट, इसलिए 7 का C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ 8 नंबर पे चलते हैं। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा बात, एकदम समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको, एक एक बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एकदम आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा दोस्त, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा एकदम गारंटी है। बस स्किप मत करना, ध्यान से लगे रहना, मैं लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहना। फेलियर ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन दैट्स नोन एज वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन मींस ADH, ठीक है ना। कहाँ से रिलीज होता है, ADH, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस द ADH टू द एक्टिवेट द किडनी के अंदर नेफ्रॉन, काउजेस डायबिटीज मेलिटस इन द पेशेंट। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गलती है भाई साहब, डायबिटीज मेलिटस नहीं होता, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इंसिपिडस मीन्स बोलते हैं थोड़ा थोड़ा पेशाब होना, मतलब फुचक के पेशाब होना, समझ रहे बात ना, मतलब थोड़ा देर में पेशाब लगना, या पेशाब टप 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 गिरते रहना। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे तो भाई डायबिटीज मेलिटस मींस इंसुलिन के कारण उसमें दिक्कत होती है, जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। क्लियर हो रहा पॉइंट ना। यहाँ पे एक उल्टा बोल दिया, जिसको शुगर हो रहा है उसको बोल रहा है कि ADH की वजह से शुगर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा तो डायबिटीज मेलिटस होगा, और ADH का सीक्रेशन होगा नहीं, कम होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। मतलब कि शुगर लेवल बढ़ना किसके कारण, इंसुलिन के कारण, और ADH का कम हो जाना किसके कारण, सॉरी मीन्स यूरिन का पतला हो जाना, है ना। डायबिटीज मेलिटस किसके कारण होगा, आपका ADH का फेल्योर के कारण होगा। क्लियर हो गया पॉइंट, ये बात को बहुत अच्छा से, इसलिए मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका तो ये गलत हो गया ना, गलत हो गया तो डी हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में लिखता है माय डियर स्टूडेंट, द पैराथायरॉइड ग्लैंड आर सेड टू बी अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, अंडर द फीडबैक, है ना, आपका कंट्रोल ऑफ द कैल्शियम लेवल, याद रहेगा आप लोगों को, ऑफ द कैल्शियम लेवल। फीडबैक समझते हैं आप, चैप्टर का आखिरी में पढ़ाया हूँ मैं, ध्यान दिए थे आप, वहां पे नोटिस किए आप, जाके ध्यान दीजिएगा, जाके बराबर थोड़ा देख लीजिएगा, जाके थोड़ा चेहरा घुमा के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आए। फीडबैक मीन्स जो ऑटोमेटिक कोई भी चीज को कंट्रोल कर रहा है, ज्यादा हो गया तो कम कर देना, कम हो गया तो ज्यादा कर देना। वहां पे मैंने आपको
इंसुलिन और ग्लूकागोन के एग्जांपल दिए थे। यहाँ पे बात हो रहा है कि पाराथायरॉयड ग्लैंड को काम क्या है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना। कि अगर आपके बोन में, ध्यान से सुनना, अगर आपके बोन में, आपके टीथ में, आपके बॉडी के उस पार्ट में जहाँ पे कैल्शियम की आवश्यकता कम है, तो वहां से क्या किया जाएगा, निकाल कर ब्लड में डाल दिया जाएगा। क्लियर है? ये कौन करेगा? पाराथायरॉयड हार्मोन। ये किसके थ्रू हो रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। समझ रहे बात? पॉइंट क्लियर है ना? फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ हो रहा है। क्लियर है? और पाराथायरॉयड हार्मोन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पैरेट हार्मोन released by the parathyroid gland mobilizes calcium from bone to the blood plasma। मीन्स देखो ऊपर में क्या बोल रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बोल रहा है, जो कंट्रोल कौन कर रहा है? पाराथायरॉयड हार्मोन, सॉरी पाराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पे बोल रहा है कि पाराथायरॉयड ग्लैंड रिलीजेस द पाराथायरॉयड हार्मोन एंड दिस हार्मोन हेल्प टू मेंटेन द कैल्शियम इन द ब्लड। यहाँ पे ये भी सही, ये भी सही। ऊपर वाला फीडबैक के बारे में, नीचे वाला पैथ हार्मोन का फंक्शन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। बी फॉर बैलेंस। ऊपर वाला अपना बैलेंस कर रहा है, नीचे वाला अपना बैलेंस कर रहा है। तो ये बहुत देर के बाद भी आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड द मिल्क इजेक्शन हार्मोन। भैया पहला बात बता दूं, प्रोलैक्टिन हार्मोन कभी भी मिल्क इजेक्शन नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करता है। मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है? डेवलप करता है। डेवलप द मेमोरी ग्लैंड, याद रहेगा आपको क्लास 10 में ये इंपॉर्टेंट। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन करता है, जबकि यह हार्मोन का नाम क्या है भाई? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मिल्क इजेक्शन करना। जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसी टाइम में प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, सॉरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो दूध निकालते रहे। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कब होता है? इससे पहले मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि बच्चे जन्म होने के बाद बच्चे को ज्यादा दूध मिल पाए। ये जानवरों में, इंसान में, दोनों में होते हैं, इसलिए यह गलत है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पे गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन 11, एड्रेनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर सेट टू द फंक्शन एज द क्लोजली इंटीग्रेटेड सिस्टम। मीन्स एड्रेनल मेडुला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू में बता रखा हूं मैं आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बोला कि आप ये दोनों आपस में क्लोजली इंटीग्रेटेड करते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक दो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों इनवॉलंटरी एक्शंस का एक कोरिलेटेड फंक्शन है। एक जो किसी चीज को स्टार्ट करता है और एक किसी चीज को क्या करता है? स्टॉप करता है। अगर बोथ एड्रेनल, तो यहाँ पे आंसर सही है। बोथ एड्रेनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट स्टिमुलेटेड इन फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस कंडीशन। ये दोनों मिलकर फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस कंडीशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए समझिएगा, मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस में आ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा सिवरिंग होता है, तो ये किसके कारण होता है? एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू। और इसको कंट्रोल करने के लिए इनवॉलंटरी एक्शन के स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ऊपर में जो बात लिखा गया फंक्शन, उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर, क्योंकि ये गेट स्टिमुलेटेड फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशंस को ये, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे माय डियर 11th का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया? हार्मोन कैल्सिटोनिन, याद रहेगा, कैल्सिटोनिन हैज एन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट टू दैट ऑफ द पैरेट हार्मोन। ठीक है ना, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैल्सिटोनिन मीन पैरेट हार्मोन जो है, ये कैल्सिटोनिन है, हैज एन एंटीगोनिस्टिक इफेक्ट। 12 नंबर की बात करें, इफेक्ट टू दैट ऑफ द पैरेट हार्मोन। मीन्स एक हार्मोन है ना, कैल्सिटोनिन, जो पैरेट हार्मोन जो है, मीन्स पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है और पैरेट हार्मोन भी रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि कैल्सिटोनिन को बोला गया पैरेट हार्मोन।
एंटीगोनिस्टिक इफेक्ट करता है। अब बोला कि कैल्सिटोनिन का क्या है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल वाइल पैड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ये दोनों का एंटागोनिस्टिक मीन्स होता है एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब पैड हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना और कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। मीन्स कैल्शियम ब्लड से निकालकर बोन तक पहुंचाने का काम कैल्सिटोनिन का है और पैड हार्मोन का काम क्या है, ब्लड आपको बोन से कैल्शियम को निकालकर कहाँ पहुंचाना, ब्लड में पहुंचाना। जैसे जैसे इंसुलिन में मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना और सेल के अंदर एंटर करवा देना, और ग्लूकागोन का काम कि सेल से ग्लाइकोजन को निकालकर ग्लाइकोजन को निकालकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना और ब्लड में डाल देना। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एंटा। याद है कि एंटागोनिस्टिक मींस क्या हो गया बाबू, अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 के तरफ चलते हैं। एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, बात सही है ना, याद रहेगा आपको, इमरजेंसी हार्मोन है। और एड्रेनालिन एक्ट ऑन सेल ऑफ स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड फैट सेल्स। क्यों बोला गया, देखो यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन को ये एक डेफिनेशन है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किस जगह पे ये एक्ट करता है। ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि ये दोनों एक दूसरे का फंक्शन है, मतलब कि इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन है और नीचे में एड्रेनलिन किसके ऊपर एक्ट करता है, यहाँ पे ये पोजीशन फ्रॉम हियर द एड्रेनलिन एक्ट, और ऊपर में लिखा गया एड्रेनलिन को बोला क्या जाता है। तो ऊपर में डेफिनेशन समझ लीजिए हो गया और नीचे में हो गया एड्रेनलिन का ओरिजिनेशन वेयर इट एक्ट, इसलिए दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 चलते हैं। 14 में लिखा गया ऑक्सिन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन। मीन्स पार्थिनोकार्पिक मीन्स हो गया विदाउट सीड प्रोड्यूस द फ्रूट। बेसिकली जितने फ्रूट आते हैं सारे फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट को उगाया जाता है जिसमें सीड नहीं होता, उसका नाम पार्थिनोकार्पिक। क्यों, कैसे, अगर ऑक्सिन किसी फ्रूट में डाला जाए तो वो मीन्स जर्मिनेट, बोला जाए कि इनफर्टाइल फ्रूट हो जाएगा। वो फ्रूट तो बढ़ेगा, खाने में लगेगा, लेकिन वो फ्रूट में सीड नहीं होंगे, उस फ्रूट में सीड नहीं होंगे। जैसे आप पपाया में बहुत सारा आप देख सकते हो, उसमें ऑक्सिन डालने से ऐसा होता है। ऑक्सिन डिले एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, मतलब उसमें एब्सिशन जो डिले होगा और जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए दोनों को हम लोग बी बोलेंगे ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी दोनों अलग अलग बात को बता, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है और एक जगह में ऑक्सिन का, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन ऑक्सिन का, पहला नंबर फंक्शन यहाँ पे, दूसरा नंबर में नहीं बता रहा कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट इज रेगुलेटेड बाय ऑक्सिन। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और बोला गया कि बेंडिंग हैज मोर ग्रोथ ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड, मतलब कि जिधर लाइट पड़ रहा है उस साइड में जो है इल्यूमिनेशन होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके डेफिनेशन में कि इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ नहीं बल्कि शेडी रीजन में बेंडिंग होता है, इसलिए C4 कट। क्वेश्चन नंबर 16, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड प्रोमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, अगर एपिकल पार्ट का प्लांट का ऊपर का पार्ट को अगर कट, यहाँ से लीफ निकल, इसको ये कट कर दिया गया तो साइड से लीफ निकल आते हैं, मालूम है आपको, साइड से लीफ निकल आते हैं। और साइड से लीफ क्यों निकल आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑक्सीन होते हैं। ऑक्सीन कहाँ पाए जाते हैं, अपर पार्ट। अगर अपर पार्ट कट गया सारा ऑक्सीन कहाँ आ जाएगा, सीड के उस नोड वाले रीजन पे जहां से लीफ निकल के आते हैं। तो ऊपर का लीफ को अगर कट कर दिया जाए तो लीफ के पास से एक न्यू बर्ड्स कम आउट हो जाएंगे, किसके कारण, ऑक्सीन के कारण हो जाएंगे। और 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि क्यों निकला, ड्यू टू ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, बस थोड़ा सा और रुक जाइए, बस हो रहा है 17। बोला गया कि साइटोकाइनेंस आर एंटीसिनेटिन, मतलब इसका काम है एंटीसिनेसिस मीन्स क्या होता है, सिनेसिस मीन्स रुक जाना, स्टॉप हो जाना,
है ना। और ये साइटोकाइनिन क्या करता है, ग्रोथ करता है, सेल ग्रोथ। याद रखिएगा आप लोग, सेल ग्रोथ ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ। मैं साइटोकाइनिन सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू इथिलीन, है ना। इफेक्ट मतलब कि इथिलीन भी क्या करता है, वही काम करेगा जो साइटोकाइनिन, मतलब कि इथिलीन ग्रोथ को रोकेगा, साइटोकाइनिन क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे 17 नंबर का ऑप्शन क्या होगा माय डियर, दोनों अलग अलग है। एक सीनेसेंस के बारे में, मतलब एब्सिसिक एसिड के बारे में बात हो रहा है, तो दूसरा में इथिलीन के बारे में बात हो रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन इथिलीन हम लोगों के एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी दे दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जिबरेलिन काउज इलोंगेशन ऑफ रिड्यूस स्टेम, मतलब कि अगर कोई स्टेम नहीं बढ़ रहा है, 18 नंबर ध्यान से देखना, अगर कोई स्टेम नहीं बढ़ रहा है तो उसमें जिबरेलिन डाल दो स्टेम, क्योंकि स्टेम का इलोंगेशन जो है कराता है कौन, जिबरेलिन। क्यों भाई, बोला कि आगे बोल रहा है 18 नंबर का, दे स्टिमुलेट सेल डिवीजन एज वेल एज सेल इलोंगेशन, मतलब कि जिबरेलिन अकेले दो काम करता है, ऑक्सीजन का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ साइटोकाइनिन का भी काम कर रहा है। इसका मतलब कि अगर आप ऑक्सीजन ना डाल के जिबरेलिन डालते किसी प्लांट में, तो उसमें सेल डिवीजन भी होगा और साथ ही साथ सेल इलोंगेशन भी होगा। सेल डिवीजन साइटोकाइनिन और सेल इलोंगेशन जो है वो ऑक्सीजन का काम करता है। इसलिए यहाँ पे जिबरेलिन के बारे में बताया जा रहा है किसमें, रीजन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। जिबरेलिन और यूजुअली यूज कमर्शियली इन शुगर कैन इंडस्ट्रीज, जिबरेलिन का इस्तेमाल किया जाता है शुगर कैन के इंडस्ट्री में, बताया जा रहा है कि ये इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा आउटसाइड रिव्यू सुन लीजिए। जिबरेलिन इंड्यूस इंटरनोडल इलोंगेशन, अभी जस्ट हम लोग स्टेम के बारे में पढ़े थे। जिबरेलिन इंटरनोडल इलोंगेशन, मतलब कि जहां से इंटरनोड सेक्शंस होता है उसी जगह से न्यू प्लांट्स न्यू बर्ड को निकालते हैं। समझ रहे बात ना, न्यू प्लांट्स न्यू बर्ड्स को उसी जगह से निकालते हैं, इसलिए जिबरेलिन का काम इंटरनोडल एलोंगेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब 19 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ABA abscisic acidic means abscisic hormone reduces the frequent requirement of irrigation in crop field. Abscisic acid reduces the frequent requirement of irrigation in crop field, means क्रॉप फील्ड में अगर बहुत ज़्यादा से इरिगेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, तो एब्सिसिक एसिड को यूज कर दिया जाए, डाल दिया जाए। तो बोला गया एब्सिसिक एसिड यूज एट एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब कि एंटी, है ना, ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन करने में स्टॉप, मतलब जैसे एब्सिसिक एसिड प्लांट में छिड़काव किया जाए तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रोक देगा, मतलब ट्रांसपिरेशन को स्टॉप कर देगा, प्लांट को बढ़ने ही नहीं देगा, स्टोमाटा को क्लोज कर देगा, प्लांट को बोना बना देगा। ठीक है ना, ये कब होगा, ये इरिगेशन के समय क्रॉप फील्ड में अगर एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल किया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे ए। हो गया क्लियर। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में बोला गया टच मी नॉट मिमोसा आर द एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ये नास्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट, 21 नंबर जो है। ठीक है ना, और नास्टिक मूवमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। लो, ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के तरफ मीन्स अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये स्टिमुलस की तरफ ये काम करता है नहीं, ये क्योंकि स्टिमुलस में यहाँ पे तुरंत एक्शंस करते हैं। नास्टिक मूवमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस नहीं, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट द डायरेक्शन, मतलब कि अगर छुएंगे तो बैक साइड में वो पीछे के भागेंगे या तुरंत का तुरंत वो एक्शन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ये हो गया सी फॉर कट। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा फोटोट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शन ग्रोथ होता है, क्यों, क्योंकि ये लाइट की तरफ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, साइटोकाइनिन इंक्रीज
सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मीन्स साइटोकाइनिन से क्या बोला, इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में साइटोकाइनिन जो है अगर किसी प्लांट में डाला जाता है या होता है तो उसमें क्या होता है, सेल्फ लाइफ मतलब वो खुद ब खुद बढ़ता है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन का काम क्या है, सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन, ठीक है ना। अब इसका रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या बोलता है, रीजन क्या बोलते, इधर चलते हैं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। रीजन में लिखता है कि साइटोकाइनिन, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। साइटोकाइनिन इंड्यूस सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन जो इंड्यूस करता है, बढ़ाता है सेल डिवीजन को। यहाँ पे 22 नंबर के बाद 23 नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में बात हो रहा है। वहाँ पे सेल में मीन्स लीफ में जो है या स्टेम में या फ्रूट्स में जो है सेल डिवीजन, वहाँ पे अलग बात हो रहा है, यहाँ पे अलग बात हो रहा है। यहाँ पे सेल डिवीजन इंड्यूस करा रहा है, बढ़ा रहा है, वहाँ पे कुछ और बात हो रहा है, इसलिए दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्विनेसेंस इज द कंडीशंस व्हेन द नॉर्मल सीड फेल टू जर्मिनेट। क्विनेसेंस का मतलब हो गया कि जिसको डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं, कि एक ऐसा समय आता प्लांट के लाइफ में जहाँ पे सीड जो है जर्मिनेट नहीं होता, पानी में डुबा के रखने के बाद भी वो फूलेगा नहीं, और अगर फूल गया तो सीड से रूट्स या स्टेम नहीं निकलेंगे। क्लियर है? और द एनवायरमेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर नॉट प्रेजेंट। और ये कब होता है 24 में, ये कब होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं होते प्रेजेंट, तब ये ऐसा काम होता है। मतलब कि लीफ में जैसे मान लीजिए कि आप गर्मी के सीजन वाला सीड को ठंडी के सीजन में आप डालिएगा, जर्मिनेट कर लीजिए, मतलब उसको पानी में डुबो दीजिएगा, सोइंग करिएगा, तब भी वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं करे? क्योंकि उसमें सेल्फ डॉर्मेंस कंडीशंस आ जाते हैं, कि वो समझ जाते हैं कि इन्वायरमेंट उसके लिए नहीं है, इसलिए वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, मजे करो मजे करो, सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मजा 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 आ जाएगा। सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा माय डियर। द केमिकल स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये क्वेश्चन सिनेप्स से, द केमिकल स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स एज टर्म इज द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि जो वेसिकल जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो डेंड्राइट बनाते हैं, स्टार्टिंग में बताया था आपको, न्यूरॉन में डेंड्राइट एक केमिकल्स बनाते हैं और उसको वेसिकल्स रखते हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल से वो बाहर निकल आता है। बोला क्या, सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज दिस केमिकल्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो यहाँ पे कुछ और बात बोला, यहाँ पे स्टोरेज के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिलीज का बात हो रहा है, यहाँ पे रिलीजिंग का बात हो रहा है, यहाँ पे स्टोर का बात, तो अलग अलग बात है, इसलिए दो अलग अलग बात है। तो बी फॉर बात, बी फॉर बी, याद रहेगा ना आपको, बी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं पूरा का पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करा दिया हूँ मैं यहाँ पे, है ना, और ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। कंट्रोल इन कोऑर्डिनेट्स का एसर्शन रीजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसका कुछ क्वेश्चन रखूँ जो इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामिनेशन 2023 में या आपके जो एग्जामिनेशन जो होते हैं स्कूल में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रहेंगे, इसको अच्छा से पढ़िएगा, है ना। एसर्शन रीजन इंपॉर्टेंट था, है ना, और कुछ में इसका जो MCQ क्वेश्चन भी डाल दिया हमें, आप जाके वीडियो इसके बाद आएगा, वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कंसंट्रेट रहिए, बोलते रहिए, बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जहाँ पे आपका लक्ष्य आपके कदम चूमेंगे। क्योंकि है ना, बोलते हैं कि जो मेहनत से आगे बढ़ता है ना, उसको कोई भी टारगेट, कोई भी दीवार जो है उसे रोक नहीं सकती है, वो जरूर आगे बढ़ेगा माय डियर। तो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, है ना। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पिछले साल के बाद ये पहली बार आ रहा है, इसका सारा एसर्शन रीजन कर लीजिएगा। पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ मैं एसर्शन रीजन, और लैब प्रोसेस कर रखा हूँ मैं, ये अपने डर कर दिया हमें। इसके बाद MCQ भी आ जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए